हेलो बच्चों, सिद्धार्थ सिलेक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की साइंस। और ये डेली क्लास चलेगी हर विषय का, मैथ साइंस ऑल सब्जेक्ट की ये क्लास स्टार्ट किया जाएगा और चलाया जाएगा विधिवत। तो हम लोग आज पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और NCERT है, जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्लास 9 का। तो पदार्थ यानी पदार्थ होता क्या है, हम लोग पदार्थ किसे कहेंगे, पहले ये जान लेते हैं। आपने देखा होगा कि अपने आसपास हमारे सराउंडिंग चारों तरफ हमारी इन नंगी आंखों से जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसे महसूस करते हैं, उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं, ठीक है। हर वह चीज़ जैसे पेन हो गया, हवा हो गया, यहाँ तक कि पीने का पानी, उसका एक एक बूंद, हवा का एक एक पार्टिकल, वो सभी क्या है, पदार्थ है। चलो NCERT में पढ़ लेते हैं। कह आपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया, पदार्थ। यानी कि वर्ल्ड के सभी वस्तुएं, ठीक है, वर्ल्ड की यानी संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती है उन्हें हम लोग पदार्थ कहते हैं। जो भोजन हम लोग खाते हैं, जो सांस हम लोग लेते हैं, पौधे, तारे, पशु पक्षी, पानी की हर एक बूंद, हर एक कण सभी पदार्थ हैं। NCERT ये कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, आगे देखिए, ऊपर लिखी सभी वस्तु का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती हैं। यानी कि इसका पदार्थ का एक गुण भी है। ऊपर लिखी जितने भी वस्तुएं हैं उस सबका क्या होता है, द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरती है, स्थान घेरती है। जो इतने स्थान घेरती है उस पदार्थ का वो आयतन कहलाता है। और जितने वो पदार्थ जितने पार्टिकल से मिल के बना होता है वो उसका मास कहलाता है, यानी कि द्रव्यमान कहलाता है। यही वो लाइन बोल रहा है। कह रहा है प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास की समझने का प्रयास करता रहा है। यानी प्राचीन काल से ही जितने मनुष्य हुए हैं, जितने दार्शनिक हुए हैं, अपने आसपास की चीज़ों को देखकर उन्हें समझने का प्रयास करते रहे हैं। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में विभाजित किया। यानी कि भारत के जो दार्शनिक थे पदार्थ को 5 भागों में विभाजित किया। 5 भाग विभाजित करने का मतलब उन्होंने उनका कहनाम था कि कोई भी जो पदार्थ होता है 5 चीज़ से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम पंच तत्वों के नाम से जानते हैं। पंच तत्व कौन कौन से होते हैं, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा। यानी कि वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ठीक है। इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर दुनिया की सारी वस्तुएं, सारे पदार्थ बने होते हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। पदार्थ को इस यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया और आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुण, धर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। कहने का मतलब है आजकल मॉडर्न साइंस ने इन पदार्थ को फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग 2 टाइप में बांटा है, ठीक है। तो इस अध्याय में हम भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। ये जो चैप्टर है ये जो केवल फिजिकल नेचर के आधार पर, फिजिकल नेचर के बेस पर हम लोग नॉलेज लेने का प्रयत्न करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। जो पदार्थ का केमिकल प्रॉपर्टी है उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में केवल हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आ जाइए हमारे आज 1.1 पदार्थ कणों, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। यानी कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है, आइए जान लेते हैं। तो समझिए, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ का पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, पदार्थ का पहला फिजिकल प्रॉपर्टी यही है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे फील करेंगे पदार्थ छोटे से छोटे कणों के मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ हो, चाहे ये पेन हो या हमारा ये शर्ट हो या हवा हो या पानी हो, हर पदार्थ छोटे से छोटे पार्टिकल से ही मिलकर बना होता है। अब इसको हम लोग एक्चुअल में कैसे फील करेंगे, इसके लिए इसमें एक क्रियाकलाप दिया गया है, ठीक है।
एक्सपेरिमेंट दिया गया है, उस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट में क्या दिया गया है कि एक कांच का ग्लास लेना है छोटा सा, उसमें आधा ग्लास जल से भर देना है और आधा ग्लास जल से भरने के बाद उसमें हम लोग को मार्क कर देना है। ऐसे मान के चलो ये तुम्हारा ग्लास है, ठीक है, ग्लास है और इसमें हमने पानी भर दिया, ठीक है, यहाँ तक हमने पानी भर दिया, ठीक है, ठीक है, पानी भर दिया। और पानी भरने के बाद आपको इसमें आधा ग्लास 2 चम्मच या 3 चम्मच क्या डाल देना है, नमक, 2 चम्मच नमक ऐड कर देना है, ठीक है। तो नमक ऐड करने के बाद फिर इस ग्लास को अवलोकन करना है, ठीक है, देखना है कि क्या पानी का लेवल ऊपर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, पानी का लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। आप लोग जानते हैं कि अगर कोई कोई पात्र में पानी है, अगर उसमें हम लोग कोई पदार्थ डालेंगे, ठीक है, जैसे बालू डालेंगे तो पानी का लेवल क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं, कहानी में भी पढ़े हैं, जैसे प्यासा कौवा था, आप लोग सब जानते हैं। तो इसी तरीके से हम जब नमक डालेंगे, इसमें आधा ग्लास पानी है, तो इसका लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप लोग सोच के बताइए, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो कह रहा नहीं बढ़ेगा सर। अरे गधा, नहीं बढ़ेगा, कैसे बताओ? नमक डालेंगे पानी में ना, नमक के बीच गैप होता है, बहुत बढ़िया, पानी उसमें समा जाएगा। देखो चलवा पढ़ा है, समा जाएगा तो पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा और बालू डालने से इसलिए लेवल बढ़ जाता है। तो बालू के बीच गैप नहीं होता है, पानी नहीं घुस पाता है, इसलिए पानी का लेवल बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया, देखो ये पढ़ा है, इसीलिए तुम लोगों को बोलते हैं, तुम लोग भी घर पर पढ़ोगे तो नॉलेज होगा। इसने बिल्कुल सही बताया कि नमक डालेंगे या चीनी डालेंगे तो इसका लेवल नहीं बढ़ेगा। इसलिए नहीं बढ़ेगा कि पानी में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू सॉलिड की अपेक्षा। ये लोग आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बस इतना जानिए कि पानी में जो नमक है वो पूरी तरह विलीन हो जाएगा, घुल जाएगा, इसलिए इसका लेवल नहीं बढ़ेगा। ये जो बात बताया है वो हम लोग आगे के चैप्टर में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये हो गया है, हाँ आइए यही है, देख लीजिए फिगर में भी दिया है अच्छे तरह से। अब पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट। अब समझिए, पदार्थ के कण छोटे तो होते हैं, बट कितने छोटे होते हैं, इसको इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी इन नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। इसका भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, कितने छोटे होते हैं। तो क्रियाकलाप 1.2 में दिया है, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। इस घोल से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसमें से 90 ml जल में मिला दें। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। क्या जल अब भी रंगीन है? देखो, इसका सीधा सा कहने का मतलब है, समझो, एगो लील ले लो, लील आता है ना, उजाला तुम लोग यूज़ करता है घरवा पर, सटवा में देने में उजाला नहीं होता है, उसी को ले लेना, 1 बाल्टी पानी भर लेना एकदम, और उस उजाला और नीलिया को उसी में गाड़ देना पूरा एकदम। कैसा हो जाएगा? एकदम ब्लू हो जाएगा, एकदम रंगीन ऐसा। और उसमें से क्या करना है, 1 गिलास ऐसे निकालना और फिर नए बाल्टी में से लेकर पानी भरा हुआ उसमें डाल देना। तो देखोगे क्या, उसकी अपेक्षा ये वाला जो पात्र होगा वो उसकी अपेक्षा पतला होगा, तनु होगा, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर इसमें से 1 गिलास लेकर के फिर नए बाल्टी में उस 1 गिलास पानी को डाल देना है। ये प्रक्रिया को कंटिन्यू 6 से 8 बार करते रहना है। लास्ट में हम लोग क्या रिजल्ट मिलेगा, बताओ तुम लोग सोच कर, लास्ट में क्या रिजल्ट मिलेगा? पानी जो है एकदम हल्का ब्लू हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, पानी एकदम पतला हो जाएगा। और इसी प्रक्रिया को और बार करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो जो नील है उसमें एकदम विलीन हो जाएगा, गायब हो जाएगा, बुझाएगा ही नहीं कि इसमें कुछ है, ठीक है। यही यह क्रियाकलाप बस समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है
कि जो पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे होते हैं। तुमने सुना होगा डॉक्टर दवा देता है होम्योपैथी, होम्योपैथी में क्या होता है, यही सिस्टम फॉलो करता है, देता है ना 30 पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में, 1000 पोटेंसी में, लाख पोटेंसी में। तो पोटेंसी कैसे बढ़ाता है, इसी रूल का फॉलो करता है। उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो देखते हो तो वो महंगा दवा लेगा, उसमें से बस पानी लेगा, भर देगा एक डब्बे में और उसमें से बस 10 बूंद डाल देगा, 10 बूंद डालकर हिलाकर तुमको दे देगा, कह लगा सुबह शाम खाते रहो, ठीक है। और उसको पावर जब बढ़ाना होगा तो उसमें से बस 10 बूंद लेकर फिर नए पानी में डालकर भरकर दे देगा। पावर का यही नियम है। ये कैसे काम करता है, एनर्जी लेवल पर, एकदम छोटे से छोटा पार्टिकल लेवल पर हमारे शरीर में जा करके ऑब्जर्व हो जाता है, इस लेवल पर काम करता है। तो आप लोग समझ गए। अगला है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अब पदार्थ के कण के कुछ और भी गुण हैं, जैसे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आगे आने वह बात कि हर वह पदार्थ चाहे कोई पदार्थ हो उसके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, कुछ ना कुछ गैप जरूर होता है, ठीक है। तो क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक और शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। तो यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो पहले हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया था ना, चीनी वाला, नमक वाला, पानी लिए मिला दिए थे और उसमें क्या हो गया, घुल गया था और जल का लेवल थोड़ा सा भी बढ़ा नहीं था। इसका मतलब क्या है, जल में रिक्त स्थान है, यानी कि पदार्थ में रिक्त स्थान होता है। समझ में आया बच्चों? जी सर। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो मतलब बोला करो, जो भी दिमाग में क्रिएट हो। अब अगला है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कोई भी पदार्थ कण है वो निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। इसको डिटेल से 11 क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा पढ़ना है कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, हमेशा मोशन में करते रहते हैं। यानी ब्रह्मांड की जितने वस्तुएं हैं देखा जाए तो हर चीज़ क्या है, गति कर रहा है। सूर्य, चंद्रमा, हम लोग, छोटा से छोटा कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो स्थिर हो। स्थिर होना मतलब उसका जीवन समाप्त, ठीक है। ये दीवार है ना, ये दीवार भी वाइब्रेट कर रहा है, हम लोग को मतलब फील नहीं होता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक यानी माइक्रो लेवल पर देखा जाए तो ये भी वाइब्रेट करता है। यानी सॉलिड चीज़ों में भी वाइब्रेशन होता है। ये लोग हम लोग उच्च क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग क्रियाकलाप देखते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कैसे? अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दे। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दे, क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? अपने प्रेक्षण को नोट करें। ये कह रहा है अगरबत्ती को अगर तुम एक कोने में रख दो तो वो हमको बाहर से नहीं सुगंध देगा। उसको सुगंध लेने के लिए हमको उस अगरबत्ती के पास जाना होगा, सूंघना होगा, यानी कि थोड़ा नज़दीक जाना होगा, ठीक है। तो हमको ईजिली क्या होगा, वो हमको सुगंध आराम से पहचान में आ जाएगा। लेकिन हम उसी अगरबत्ती को अगर वहाँ पर जला दें और जलाने के बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग को दूर से ही उसकी सुगंध हमारी नाकों तक चली आती है। जी सर। होती है ना? ऐसा क्यों हुआ बताओ? बहुत छोटा होता है, इसके चलते दौड़ के मारे हाँ, फैलता है। बहुत बढ़िया। विचरण भी करता है। जी सर, जी सर। गलती सही बोला करो, ठीक है। बोलने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। आज नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? सही बताया कि जो अगरबत्ती का जो पार्टिकल होता है जैसे ही जलाते हैं, ठीक है, उसका पार्टिकल क्या होता है, गर्म होने पर सतह में क्या होते हैं, गति करने लगते हैं, फैलने लगते हैं। जैसे ही वो गति करेंगे तो हमारी नाकों तक आ जाएंगे। इसी प्रकार हम तुमको एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे कहीं जलेबी बनता है ना, तो देखते हो जलेबी बनाते समय उसका सुगंध दूर से ही गमक आता है। चाहे मीट बनाते हैं तो उसका गमकिया आता है, अरे साला मीट बन रहा है, बकरा बन रहा है क्या, एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें क्या सीख मिलती है कि कण जो पार्टिकल होते हैं गतिशील होते हैं। क्रियाकलाप 1.4, जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा में एक कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण को नोट करें।
ये कह रहा है एक गिलास लेना है, उसमें एक में शहद डाल देना है और दूसरे में स्याही डाल देना है, फिर क्या होगा तुम बताओ सोचकर, कोई बताओ। हाँ बताओ। जब हम पानी में शहद को डालते हैं, पानी के कटोरा होता है, और जब उसमें शहद को डालते हैं तो उसमें जो शहद होता है फैल जाता है। अच्छा। पानी के सतह पर जब फैल जाता है और जब हम उस पानी को पीते हैं तो शहद की वजह से मीठ होता है। तो इससे भी पता चलता है कि तो पदार्थ कौन गतिशील होते हैं, और स्याही भी फैल जाता है उसमें सतह पर। देखो इस क्रियाकलाप के कहने का मतलब, एक में हमने शहद डाला, एक में हमने स्याही डाला, ठीक है, दोनों डाला ग्लास में, पहले कौन घुलेगा, शहद घुलेगा कि स्याही घुलेगा? क्यों? हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि वो स्याही क्या होता है, पतला होता है, तनु होता है। तनु सुने हो ना साइंस में, ये तनु है, ये सांद्र है। साइंस में तो पतला चीज़ को तनु बोलते हैं, डाइल्यूट, और गाढ़ा जो चीज़ होता है उसको सांद्र बोलते हैं। तो जो शहद होता है वो सांद्र होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जो स्याही है वो हल्का होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, वो पतला होता है, तो पानी में इजीली घुल जाता है, विसरित हो जाता है। और ये क्रियाकलाप 1.5, एक गिलास गर्म पानी से और दूसरे ठंडे पानी से भरे, गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें, हिलाएं नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इस ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? इसका मतलब समझ में आया तुम लोगों को? ये कह रहा है ना कि वो फिटकिरी ले लो, फिटकिरी देखा है ना, दुकान में मिलता है, और उसको डाल दो क्रिस्टल में, मतलब कोई बर्तन में डाल दो और डाल करके नीचे से हीट करो, ठीक है, हीट करके देखो तो क्या होता है, हैं? हीट करेंगे तो जो फिटकिरी है, ठीक है, वो भाप बन के, ठीक है, कुछ पापड़ जैसा बन जाएगा, ठीक है। अगर तुम कपूर रखोगे तो भाप बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि समय बीतने पर आपने क्या अवलोकन किया, उसके जो कण होते हैं उसमें क्या परिवर्तन आया। तो उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में 1.3, 1.4, 1.5 से हमें निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये बात तो मानते हो ना? ये फील हो गया कि पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है कि नहीं? हर वो पदार्थ, कोई भी चीज गति कर रहा है तो किसके कारण? गतिज ऊर्जा के कारण, काइनेटिक एनर्जी के कारण। अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो वो गति नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है। इस बात से सहमत हो कि नहीं? कैसे बताओ? किसी चीज को हीट करते हैं तो भाप बहुत ज्यादा बनने लगता है। हाँ, किसी चीज को गति करेंगे तो वो उसकी गति ऊर्जा तेज हो जाती है। कैसे? इसका हमने क्या बताया कि काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गति ऊर्जा की वजह से कोई भी पदार्थ क्या होता है? गतिशील होता है, ठीक है। तो आप इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा भी बढ़ती है। जैसे जलेबी वाला एग्जाम्पल, मीट वाला एग्जाम्पल, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी गति ऊर्जा बढ़ेगी। यानी कि जैसे जैसे हम लोग गैस को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वैसे वैसे भाप जल्दी जल्दी बनता है पानी। तो उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप में ही एक दूसरे के साथ अंतर मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के साथ रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। यानी कि दो पदार्थों को एक दूसरे में घुल मिल जाना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है, ठीक है। जैसे नमक, पानी में नमक मिला दिया और एक दूसरे में क्या हो गया? मिल गया, इसको क्या कहेंगे? विसरण, ठीक है। और यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेजी से होता है। यानी कि अगर हम नमक पानी डालें या पानी चीनी डालें और उसको नीचे से गर्म भी कर दें तो घुलने की जो शक्ति है, विसरण होने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी,
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी उसका। आगे हम लोग फिर पढ़ते हैं। आगे दिया है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये तीसरा प्रॉपर्टी है। जो भी पदार्थ के कण है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। कैसे? आइए क्रियाकलाप के समय समझ सकते हैं। क्रियाकलाप 1.6 कह रहा है इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। 4 गो समूह बना है लोगों का, 74 आदमी का 4 गो समूह बनाना है। एक समूह ऐसा बनाना है जैसा ये लोग बना है। कैसा? मानव श्रृंखला बनाए। पहला समूह ईद मिस्मी नर्तकों की एक दूसरे को पीछे से कस कर पकड़ ले। तो 4 लोग ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे, और एक दूसरे को ऐसे हाथ में हाथ डाल करके कस करके पकड़ लेना है। और दूसरा समूह कैसा होगा? दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाएंगे। इसी प्रकार से 4 लोग दूसरा समूह आएंगे, एक दूसरे के हाथ पकड़कर खड़े हो जाएंगे। इसी प्रकार से तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक दूसरे को बना लेंगे। तीसरा समूह 4 लोग ऐसे होंगे केवल उंगली को टच करके ऐसे अपना समूह बना लेंगे। और चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखला को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करेगा। चौथा समूह ऐसा होगा जो तीनों को एक दूसरे को छोड़ाएगा, यानी कि तोड़ने का काम करेगा, बांटने का काम करेगा। ठीक है, तो किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ा था? ये तुम लोग बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया। जो बाजू से पकड़ा है वो कस के पकड़ेगा, जो उंगली से पकड़ा है उसको तोड़ने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार तुम समझ सकते हो। इसी प्रकार पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार पार्टिकल भी एक दूसरे से इतने स्ट्रोंगली बंधे होते हैं, उन्हें तोड़ना बहुत असंभव सा लगता है। ठीक है, तो पार्टिकल कई प्रकार के होते हैं, जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है, 3 टाइप के हैं। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ठोस में बहुत स्ट्रोंगली पार्टिकल बंधे होते हैं, इतने स्ट्रोंग, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और द्रव में वही थोड़ा लूज बंधे होते हैं, और गैस में और लूज बंधे होते हैं। तो यही चीज़ इसमें बता रहा है। क्रियाकलाप 1.7 एक लोहे की कील, एक चाक का टुकड़ा और एक रबर बैंड लेना है और इन पर हथौड़े मार कर, काट कर या खींच कर उसे भांगुर करने का प्रयास करना है। 3 चीज़ लेना है। क्या क्या? एक लोहे का कील ले लो, एक चाक का टुकड़ा ले लो और एक रबर का बैंड ले लो। बताओ, तीनों को हमको तोड़ना है किसी तरह, खींच कर, काट कर, मार कर। तो पहले कौन टूटेगा? रबर टूटेगा। रबर टूटेगा कैसे? उसका जो पार्टिकल है कमजोर है इसलिए। चौक नहीं टूटेगा? हाँ, पहले चौक टूटेगा तब रबर टूटेगा। हाँ, चौक टूटेगा। चौक मारेगा तुरंत भुरभुरा जाएगा, यानी कि भांगुर हो जाएगा तुरंत। इसके बाद रबर टूटेगा, लास्ट में क्या टूटेगा? लोहा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों पहले चौक ही टूटा, लोहा क्यों नहीं टूटा पहले? इसका पार्टिकल, चौक के पार्टिकल बहुत कमजोर है, बहुत सबसे थोड़ा सा हैवी है रबर का पार्टिकल, लेकिन सबसे हैवी है लोहे का पार्टिकल, इसके चलते। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया। कह रहा है इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ये बताओ। लोहे का कण। बहुत बढ़िया, लोहे का कण, क्योंकि इनके बीच लोहे क्या है? लोहा ऐसा पदार्थ होता है क्योंकि इसका जो डेंसिटी होता है, इनमें जो पार्टिकल होते हैं, लोहे की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसका पार्टिकल जो होता है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि अंतर आणविक आकर्षण बल के द्वारा बहुत स्ट्रोंग फोर्स से बंधे हुए होते हैं। और इन 2 पार्टिकल के बीच जो रिक्त स्थान होता है बहुत कम होता है, इसलिए इसका अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है और इसको तोड़ने में काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि इसका डेंसिटी इसलिए ज़्यादा होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी कम होता है, इसलिए लोहे की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए अब पानी में डूब जाती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आगे हम लोग देखते हैं। और क्रियाकलाप 1.8, इसमें हम लोग क्रियाकलाप पढ़ना है बहुत सारा। क्रियाकलाप 1.8 और एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। हैं? एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। कटेगा जी?
थाली में जल ले ले, उंगली से काटेंगे कटेगा? नहीं कटेगा नहीं, फिर उसी तरह से हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया। क्या गैस बन रहा है। क्या जल की सतह कटती है? नहीं कटती। और जल की सतह न कटने का क्या कारण है? क्या कारण है जी न कटने का? उसका फोर्स है वो बहुत कमजोर होता है। पर उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है और यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। अभी बताए ना कि जो बल होता है इसका सामर्थ्य हर पदार्थ में अलग अलग होता है। ठोस में अलग होगा, द्रव में अलग होगा, गैस में अलग होगा। अब प्रश्न है, कुछ प्रश्न है, इसका थोड़ा उत्तर दो। देखो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं बताना। कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध। अब एक एक बताना। कुर्सी पदार्थ है कि नहीं है? है, बहुत बढ़िया। वायु पदार्थ है कि नहीं है? है, बहुत बढ़िया। स्नेह, स्नेह मतलब होता है लव, पदार्थ है? LOV नहीं, यह एक विचार है, भावना है, अंदर की फीलिंग्स है। गंध क्या है? पदार्थ है? नहीं, गंध पदार्थ नहीं है। गंध एक क्या है? हमारी फीलिंग्स है, हम लोग गंध लेते हैं, ठीक है। घृणा क्या है? घृणा भी पदार्थ नहीं है, हम लोग किसी से घृणा करते हैं, ये पदार्थ कैसे हुए? हमारी अंदर की भावना हुई, फीलिंग हुई। बादाम क्या हुआ? बादाम पदार्थ है। विचार, ये भी भावना है। विचार भी भावना है। शीत पदार्थ हुआ, पानी पदार्थ हुआ। नींबू पदार्थ हुआ। पानी पदार्थ। इत्र की सुगंध, पदार्थ ही हुआ, क्योंकि अगरबत्ती हाँ, इत्र की सुगंध पदार्थ हुआ। सुगंध लेना पदार्थ नहीं हुआ, लेकिन जो इत्र की सुगंध है या किसी का सुगंध जो है वो पदार्थ हुआ, ठीक है। सुगंध एक भावना है, लेकिन किसी का सुगंध लेना वो क्या हुआ? पदार्थ हुआ। तो यही सब कंपटीशनवा में दे देता है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है, दे देगा हाई है तो आदमी गड़बड़ा जाता है। इसलिए ये सब कुछ चीज़ याद कर, इसी में से देता है, NCERT में से ही, यही सब याद रखने वाले सब। निम्नलिखित प्रेषण के कारण बताएं। निम्नलिखित प्रेषण के कारण मतलब जो नीचे दिया गया है उसका कारण बताना है कि कैसा क्यों हुआ। कह रहा है पहला, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तो पता चला है कि गर्म करने में पदार्थ जो होता है विचरण करता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हीट देने पे वो क्या बोला जाता है, ऊष्मा दिया जाता है ज्यादा, तो पदार्थ उसका जो मॉलिक्यूलर होते हैं ज्यादा फैलते हैं, उसी के कारण। बहुत बढ़िया बच्चा, अब लग रहा है कि सबको समझ में एकदम आ रहा है, बिल्कुल सही सही जवाब दे रहा है। हमने यही पढ़ा था कि गर्म करने पर कोई भी पदार्थ की काइनेटिक एनर्जी यानी गति ऊर्जा बढ़ती है, वो जल्दी विसरित होती है। इसी वजह से जो गर्म खाने होते हैं उनका सुगंध हमारे यहाँ नाकों तक बहुत जल्दी पहुँच जाता है गति के कारण, और ठंडे खाने का हम लोग को पास जाकर देखना पड़ता है। दूसरा है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी का काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? बताओ। जो स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल में जो गोताखोर होते हैं पानी काट पाता है, और इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? और चौथा है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है? इन दोनों क्वेश्चन को तुम लोग कल लिख कर ले आना, कल हम इसको बताएंगे और चेक करेंगे, ठीक है। और ये जो पदार्थ की अवस्था है इसको हम लोग कल नहीं करते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।